Good evening, Tanisha and class. Vikas, Yukta, अवधेश, प्रियांशु, कीर्तिका, खुशी, यशराज, बहुत बच्चे आ गए भाई, सृष्टि, तन्मय, तनिष्क, तनिष्क, सही है, साथ में करते तुम लोग, मयंक, आयुष, प्रशांत, शुभम, देव, कृष्णा, अनन्या, प्रिंस, सभी को गुड इवनिंग। शैली, अच्छा अभी मुझे बताओ, एक मिनट, बोर्ड क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर? बढ़िया बढ़िया, तो खेल शुरू किया जाए। थोड़ा सा बचा हुआ था अपना VSEPR, थोड़ा सा बचा हुआ था, मोस्टली तो आपने कर लिया था, कुछ बच्चों ने चेक भी करा लिया मुझसे, उनका भी सही था। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शेप, जियोमेट्री, इसमें क्या डिफरेंस है, बता दूंगी, वो मैं बता दूंगी। पहले अभी अपन सीख लेते हैं नॉर्मल चीजें, फिर अपन सीख लेंगे। स्टेरिक नंबर अगर 6 होता है, स्टेरिक नंबर अगर 6, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? 5 तक के केस अपन देख चुके थे, 7 तक के केस देखना है। sp3d2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वही जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा? 6 के 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, फॉर्मूला बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग AB6, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहां पर देखो, जो शेप बनता है वो किस तरीके से बनता है। मैं बना के बता दूं, 1 मिनट रुक जाओ, बना के बता देती हूँ। देखो, ये तुमको एक प्लेन में दिख रहे हैं, एक प्लेन में 4, एक प्लेन में 4 दिख रहे हैं ये। अब यहां पर एक प्लेन में जो 4 है, एक ऊपर नहीं बेटा, हाँ तनिष्क, ये बताना चाह रही हूं मैं, यहाँ कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं होता, यहाँ कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं होता, सबकी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, सबकी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है। ये मैंने 2 मार्कर लगा रखे हैं, ये देखो सब इक्विवेलेंट। अब कौन सा एक्सियल, कौन सा इक्वेटोरियल, अब कौन सा एक्सियल, कौन सा इक्वेटोरियल, सब एक जैसे। मुझे बताओ, तुमको 90 डिग्री के कितने एंगल दिख रहे हैं? 90 डिग्री के कितने एंगल दिख रहे हैं? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? ये कितने हैं? ये और ये वाले, ये भी 90 डिग्री के हैं। 1 2 3 4, 4 ये, एक ऊपर लगा दिया तो 4 और बढ़ गए, एक नीचे लगा दिया 4 और बढ़ गए, टोटल कितने? 12। टोटल कितने? 12। क्लियर है? वही मैं यहाँ लिख दूंगी बनाकर, वही मैं यहाँ पर लिख दूंगी। अब बात आती है कि अगर एक लोन पेयर रखना है, रख दो भाई, एक लोन पेयर रख दो, कहीं भी रख दो, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो ये जो शेप बनता है ना, ठीक बेटा, ठीक है, 2 180 के भी है, बिल्कुल सही। एक लोन पेयर मैंने यहाँ रख दिया, तो लोन पेयर को शेप में शामिल नहीं करते। अब ये जो शेप बनता है, इसको अपन कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। बात आ रही है समझ में? 2 लोन पेयर रख दिए तो शेप हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। बी 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 एंड बी, इस शेप को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल।
नॉन प्लेनर शेप है, 90 डिग्री के 12 एंगल हैं, 180 डिग्री के 3 एंगल हैं, 180 डिग्री के 3 एंगल हैं, 90 डिग्री के 12 एंगल हैं। मैम ये सारे शेप डिटरमाइन और प्रूफ कैसे किए? अनन्या, ये इस तरीके से डिटरमाइन किए गए हैं कि भाई जब इतने सारे एटम सराउंड कर रहे हैं किसी सेंटर एटम को, तो कौन सा अरेंजमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इस बेसिस पर कौन सा अरेंजमेंट सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बेसिस पर ये बनाए गए हैं। क्लियर है? ऑल्दो क्या है, मॉलिक्यूल का शेप तो पहले से डिटरमाइंड था, एक्सपेरिमेंट भी अपन ने निकाला था। VSEPR थ्योरी तो केवल एक्सप्लेन करती है कि हाँ जो हम सोच रहे हैं ये सही है, हाँ ये जो हम सोच रहे हैं ये सही है। यहाँ पर केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग खेल चलता है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या होता है, चीजें पहले से हैं, उनको केमिस्ट्री में बता रही थी, केमिस्ट्री में चीजें पहले से हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस अगर इसका आता है 5-1, फॉर्मूला AB5, फॉर्मूला AB5 होने के साथ इसका जो शेप बनेगा दैट विल बी, कहीं भी एक लोन पे लगा दिया अपन ने। अब ये बॉन्ड एंगल ध्यान रखना, तुम्हें दिख रहे होंगे कि 90 डिग्री, ये सब ध्वस्त कर देता है, एक लोन पेयर आता है और सब कचरा कर देता है। तो एंगल की बात तो अपन करेंगे ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। हाँ, शेप कह सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल, और जहां भी नाम में पिरामिडल आ गया प्रभु, इसका मतलब है कि वो नॉन प्लेनर है। पिरामिड नॉन प्लेनर होते हैं, जहां भी नाम में आ गया पिरामिडल दैट मीन्स नॉन प्लेनर। नेक्स्ट केस 4-2, AB4, इसका मैं यहां बना देती हूं, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। ये शेप सिमेट्रिक होता है, ये शेप सिमेट्रिक होता है, इसको अपन कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, नाम में ही आ गया प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पर 90 डिग्री के 4 एंगल, 180 डिग्री के 2 एंगल, 180 के 2, 90 के 4, ये सिमेट्रिक शेप है, नोट कर लीजिए। मैम यदि नीचे वाली की जगह कोई रिमूव किया लोन पेयर, बेटा लोन पेयर को हमें 180 डिग्री पे रखना पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। मैक्सिमम डिस्टेंस पर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि यही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल था, जब हमने लोन पेयर को 180 डिग्री पर अरेंज किया। मैक्सिमम डिस्टेंस क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए दूर दूर रखा है। तुम लोगों ने कल के शेप याद किए या नहीं? सारे बच्चों ने कल जितने ही पढ़ाए थे कल के शेप याद कर लिए? बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया। और ये नहीं किया हो तो आज के आज कर लेना। स्क्वायर पिरामिडल में भी यही होगा क्या? स्क्वायर पिरामिडल में तो एक लोन पेयर है, कहीं भी रखोगे शेप स्क्वायर पिरामिडल आएगा, कहीं भी रखोगे शेप, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, शेप स्क्वायर पिरामिडल। अगला लोन पेयर इस लोन पेयर के 180 डिग्री पर आएगा, ऐसा हिसाब किताब। बस याद ही तो करना है यार बैठे बैठे अपन को, कि ऐसा शेप है, इस तरीके का ऐसा शेप है। और फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सब चीजें आएंगी। मॉलिक्यूल्स उठाओ, आयंस उठाओ, उनके शेप निकालो, खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस। और ये स्टार्टिंग की बात होती है, स्टार्टिंग में अच्छी प्रैक्टिस कर ली, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी चलती है। स्टार्टिंग में आलस किया कि बाद में पढ़ेंगे, तो फिर वो आलस कहीं का नहीं छोड़ता। तो मैं बता रही हूँ, अभी फिर से कह रही हूँ, टाइम है, जो भी बताया गया है एक बार अच्छे से पढ़ो उसको, अच्छे से। स्टेरिक नंबर 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3
फर्स्ट केस 7-0, फॉर्मूला AB7। AB7, अब यहां पर शेप आप लोग समझ ही गए होंगे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ऊपर नीचे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अगेन अगेन पिरामिड आ गया नाम में, नॉन प्लेनर है ये, नॉन प्लेनर है। अच्छा 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 360 को, बीच में 5 है, 360 एंगल पर ऐसा 1 2 3 4 5 इस तरीके से अरेंज है। ये ए है, बी बी बी, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से बना हुआ है। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट विल बी 72 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो यहां पर 72 डिग्री के कितने एंगल हैं? 5, 1 2 3 4, अरे सॉरी 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 सॉरी, अब यहां पर जो 90 डिग्री वाले हैं उनको मैंने ले लिया, 90 डिग्री वालों को ले लिया, उनको हटा दो। 5 एंगल आएंगे, और 90 डिग्री के कितने आएंगे? बहुत खूब। 180 डिग्री एक, 180 डिग्री का एक, ओनली वन। ठीक है, बस ये लास्ट ही है, ये लास्ट ही है। नेक्स्ट केस इसका होता है 6-1, फॉर्मूला AB6। इस शेप को अपन कहते हैं डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इस शेप को क्या कहते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बस नाम याद रखो मैम, 180 तो प्लेन के ऊपर नीचे वाला है ना? नहीं बेटा, 5 है। अगर 5 को आपने अरेंज किया तो 180 पर कैसे होंगे? एक सर्कल बनाया, यहाँ सेंटर पे एक को रखा, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी नहीं होगा 180 डिग्री पर, सबके बीच में 72 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और लास्ट केस जो आपकी जिंदगी में शायद ही आए, पर फिर भी अपन को पता होना चाहिए, AB5। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे लोन पेयर आ जाते हैं, ऊपर और नीचे लोन पेयर, इसका मैं यहां बना दे रही हूं। और इस शेप को कहा जाता है, इस शेप को कहा जाता है पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। बस बस ये खत्म, ये खेल खत्म, ये भी सिमेट्रिक है। नाइन्टी डिग्री के 10 कैसे हुए? देखो एक बात समझो, अगर हम एक प्लेन में, ये हमारा एक प्लेन है, ये ए है, 1 2 3 4 5 ऐसे अपन अरेंज किए हुए हैं, 5 बी। बात समझ में आई? अब अगर मैं परपेंडिकुलर एक, जैसे ये मैंने मार्कर रखा, मार्कर बाहर साइड को है, बाहर साइड को है, ये कितने 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बताओ मुझे? 1 2 3 4 5, समझ में आया है कि नहीं कि 5 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? खुशी गुप्ता ठीक। जो सामने है एक, वैसे एक पीछे भी है, 5 5 10। ठीक है, ठीक है, हाँ गर्व। चलिए इसको निपटा दिया जाए। BSc PR हो गई। अब आपको थोड़ा सा जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों को शेप ज्योमेट्री इसमें डाउट है, स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री
एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में शेप को ही ज्योमेट्री बोला गया है, शेप को ही ज्योमेट्री बोला गया है। उनके लिए शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। मुझे अलग से पूछ लेना, मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं अलग से समझा दूंगी। गर्भ, उसको अपन सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ही लेते हैं बेटा, उसको अपन सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ही लेते हैं। कहते कि 5 लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर को भी तो अरेंज करना है, इसलिए सबसे स्टेबल वही स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तुम कह रहे हो ना कि 5 पॉसिबल नहीं होना चाहिए, रिपल्शन ज्यादा होना चाहिए, दूर दूर होते हैं वो 5 जो होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, इसलिए रिपल्शन में मैनेज हो जाता है। ठीक है गर्भ, ठीक है। चलो अब अपन आगे सीखते हैं। अब जरा ध्यान सुनो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर ये सब एक ही चीज है, लेकिन लेकिन ध्यान देना, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं और शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जैसे NH3, NH3 के बारे में पूछा जाए कि भाई ज्योमेट्री क्या है, तो टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। और अगर शेप पूछा जाए तो शेप अपन लिखेंगे पिरामिडल, शेप होगा पिरामिडल। ये तब जब कोई अपन को होशियारी दे तो अपन को ऐसी बातें करना है। अनन्या, अनन्या क्या हो गया भाई? मैम एनसीईआरटी में AB2E ट्रायगोनल पिनर में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है भाई, मुझे भेज देना, मैं तुम्हें समझा दूंगी कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, घबराया मत करो कि यहाँ ये लिखा है, अरे समझा दूंगी, मैं हर चीज समझा दूंगी, अलग से पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगी। H2O की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी में मेन किसको माना गया है, शेप को माना गया है, उन्होंने शेप को ही ज्योमेट्री बोला है, एनसीईआरटी में शेप को ही ज्योमेट्री बोला हुआ है। ये अपन क्यों सीख रहे हैं, कोई ज्यादा होशियारी तो अपन बता दें कि हमें भी पता है कि ज्योमेट्री में लोन पेयर को लेते हैं, शेप में लोन पेयर को नहीं लेते, नथिंग एल्स। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, वो भी टेस्ट वगैरह में, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर बनने वाला है इस बार मेंस का भी और आईआईटी एडवांस में भी, वो एनसीईआरटी के ही छुपे हुए कंसेप्ट निकालेंगे, एनसीईआरटी के ही छुपे हुए कंसेप्ट निकालेंगे। और इनऑर्गेनिक में बहुत भरा पड़ा है एनसीईआरटी में पूछने के लिए, उससे बहुत टफ क्वेश्चन बन सकते हैं केवल एनसीईआरटी से ही। तो इसकी एक एक लाइन क्लियर करो, एक एक चीज समझो, और जो समझ में नहीं आती है वो मुझसे पूछो। नोट्स पढ़ने के बाद तुमको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये चीज क्लियर हुई क्या? बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। अब हमको मॉलिक्यूल आयंस के शेप निकालते भी आते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते भी आता है, उनमें पाई बॉन्ड का टाइप निकालते भी आता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन, फाइंड आउट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन द फॉलोइंग। फर्स्ट BeCl2, सेकंड BF3, थर्ड H2O। चलिए इतने में तो समझ में आ जाएगा, इतने में समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको एक समझा रही हूँ, बाकी के दो आप मुझे बताइएगा। BeCl2 में मुझे ये पता है कि बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में एक एक बॉन्ड है। पूछा गया है कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ध्यान इधर सबका, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग हुई है
इसमें बेरिलियम की तरफ से कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लोरीन की तरफ से कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कॉर्नर एटम होते हैं उसमें हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि भाई साहब इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रखा हुआ है, वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। बहुत खूब प्रियांशु, पी पी। अब हम देखेंगे बेरिलियम, बेरिलियम की तरफ से कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया, तुमको ये पता है कि क्लोरीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में रखा हुआ है। बेरिलियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस बस बस, अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। बेरिलियम, इनके पास लोन पेयर नहीं है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होते हैं प्रभु, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, बेरिलियम का, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए मुझे। बहुत खूब, sp। तो ध्यान दो, ध्यान दो, sp मतलब 2 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड। शेप कैसा होता है, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी। मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे VSEPR के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल VSEPR के अकॉर्डिंग अपन ने अरेंज कर दिए। एक sp ऑर्बिटल ये, एक sp ऑर्बिटल ये। बात आ रही है समझ में। बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन है sp, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। स्टेरिक नंबर 2 है ना, स्टेरिक नंबर 2 है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 है। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके पास आया क्लोरीन का p ऑर्बिटल, इसके पास आया क्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp-p। एक sp ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। इज इट वेरी क्लियर। बहुत खूब, BF3 और H2O में निकालिए ओवरलैपिंग। चलो चलो अब खेल शुरू करो, तुम्हारा टाइम। निकालिए BF3, पहले BF3 में। मयंक, तन्मय, अनन्या, कुछ बच्चों के आंसर तो आ रहे हैं। हर्षल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसका मैं यहाँ बना दे रही हूँ। इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब इनके पास 3 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी है, sp2p। बिल्कुल सही, sp2p। क्लोरीन की तरफ से जो आया है उसमें केवल ये चेक करना है कि वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ रखा हुआ है, केवल ये चेक करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर। H2O में बताइए। हाँ, एक आंसर आ गया। हर्षल, गर्व, देव, अवधेश। चलो चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, sp3। sp3 मतलब इनके पास 4 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, जो टेट्राहेड्रली अरेंज है। 2 में रखे हैं लोन पेयर
और 2 में हाइड्रोजन के साथ हुई है ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन के पास केवल s ऑर्बिटल है रे, और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर भी सही दिया है। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी? ये ऑर्बिटल sp3, ये ऑर्बिटल s, तो यहाँ ओवरलैपिंग है sp3s। ऑक्सीजन की तरफ से sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन की तरफ से s ऑर्बिटल। निपटा दीजिए, नोट कर लीजिए, और इस टाइप के एक आध दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेना, एक आध दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेना। निपटा दिया, बढ़िया। रब कर दूं? ठीक ठीक ठीक। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन ही बन जाते हैं कभी कभी, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को लेकर। वीबीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, वीबीटी और वीएसईपीआर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अभी अभी करोगे तो चीजें सेट हो जाएंगी दिमाग में। अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर मतलब जो हमको बॉन्ड के बारे में आइडिया देते हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, कैसे हम कंपेयर करते हैं कि किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसमें बॉन्ड एंगल कम होगा। बस ये थोड़ी सी चीजें सीखेंगे। इसके बाद फिर डाइपोल मोमेंट सीख लेंगे। मैम एक बार ड्रैगोस रूल दोबारा बता दीजिए। जो मैंने बताया ही नहीं बेटा अभी, ड्रैगोस रूल मैंने बताया ही नहीं है अभी, वो मैं बॉन्ड एंगल में बताऊंगी। ठीक है, आज ही बताऊंगी। पर अगर इस क्वेश्चन में हमें बिना हाइब्रिडाइजेशन के करना होगा तो प्योर ऑर्बिटल लेते। तन्मय, पॉली एटॉमिक स्पीशीज में हम हाइब्रिडाइजेशन से ही लेते हैं। पॉली एटॉमिक स्पीशीज जब भी आएगी, सेंट्रल एटम का अपन हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, जहां भी पॉसिबल होता है, जहां भी पॉसिबल होता है अपन सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े क्या? ठीक, अपन आगे बढ़ रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर सीख रहे हैं। बॉन्ड पैरामीटर में पहला पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। क्या मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर का? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। अब अपने दिमाग में क्लियर रखना, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इट इज मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में ये मेजरमेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, मतलब उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में ज्यादा। क्लियर एकदम दिमाग में? चीज क्लियर? अब यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं दो चार। स्पीशीज, बॉन्ड ऑर्डर N2, बॉन्ड ऑर्डर 3, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में? 3। O2 2, F2 1। बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है सभी को। कार्बोनेट 1.33, कार्बोनेट 1.33, सल्फेट 1.5। ये क्लियर है या बताऊं एक बार? कार्बोनेट सल्फेट बता दूं?
ओके भाई, संकोच कर रहे हो पूछने में। चलो पहले छाप लो, फिर बताती हूँ। ठीक है श्रेयांशी, पहले छाप लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जम के एकदम वसूली करो एकदम, कोई दिक्कत थोड़ी है अपन को। बिल्कुल बताती हूँ। इसको रब कर दूं? ठीक है, ध्यान दो। कार्बोनेट हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर पता है क्या? इस तरीके से बना सकते हैं कार्बोनेट। अब एक चीज ध्यान रखो, जब सेंट्रल एटम से अटैच्ड एलिमेंट सेम हो, जैसे यहां दिख रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिख रहा है अपन को, और साथ में एक पाई बॉन्ड भी हो, तो ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसको अपन कहते हैं रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, या फिर डीलोकलाइजेशन मत लिखो, ऐसा लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्या कर रहे हैं अपन, ये पाई बॉन्ड जो आपने इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनाया है, इसको ऐसा भी तो बना सकते थे, क्या दिक्कत है, लो यहां बना दिया, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां बना देते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दो, ये हमने जो बनाए हैं ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिला जुला, हाइब्रिड, इन तीनों को मिला जुलाकर बनाया हुआ। तो अब जब हमें इन तीनों को मिला जुलाकर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, बताती हूं मैं कैसे बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है, सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है। जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसको अपन तीनों जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितना है, फिक्स है, एक है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है यार, एक पाई बॉन्ड था, उसको हमने तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट किया बराबर बराबर, तो आई थिंक 1/3 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपन को अच्छे से पता है कि एक को अगर अपन ने तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक पाई बॉन्ड को तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कितना कितना आएगा हर एक के पास, 1/3 1/3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई? ठीक 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 ठीक, रब कर दूं इसे, तो एक सल्फेट का एग्जांपल और समझा दूं। बेटा 3.33 कैसे आएगा, 3.33, 1 + 1/3 4/3, 1.33, 4/3 मतलब 1/1.33। कुछ और कंसेप्ट दिमाग में आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना बाद में, कुछ और कंसेप्ट आ रहा हो दिमाग में तो अपन डिस्कस करके ठीक कर लेंगे, कहीं भी कुछ भी गड़बड़। अच्छा चलो बता देती हूँ, बता देती हूँ। मयंक 2 मिनट रुक जाओ, रब कर दूं ना ये? अब तुम देख के ही समझ जाओगे, अपन इतना फैलान नहीं फैलाएंगे अब। हमारे पास है सल्फेट, सल्फेट है,
इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो कितना आसान है। सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में ध्यान दो, ये जो दो पाई बॉन्ड है ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमको। ये जो दो पाई बॉन्ड है ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं चारों में। सिग्मा तो है हर जगह, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, हर सल्फर हर ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा तो फिक्स है। जो पाई बॉन्ड था इसको अपन ने दो पाई बॉन्ड को चार जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दो पाई बॉन्ड को चार जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देख लो आंसर क्या आ गया। बात समझ में आई? ठीक 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 ठीक। चलो नाइट्रेट का निकाल के बताओ मुझे। नाइट्रेट में बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। अच्छा तुमको पता है, ये एक चीज और बता दूं मैं तुमको, पता है चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अपन ने बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तो ये चार्ज जो होता है जैसे -2 चार्ज है, तो पूछते हैं हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया। तो भाई -2 को चार जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो चार ऑक्सीजन में, तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा। ये भी तो मैं बता ही दूं ना, ये भी तो आसान चीज है। चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? -1/2। बिल्कुल सही है, -0.5। बिल्कुल सही है। अब जैसे नाइट्रेट है तुम्हारे सामने, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 1 सिग्मा 2 पाई। तनिष्क तैयार। भाई तनिष्क, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इसका निकालो नाइट्रेट का। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? ठीक 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 ठीक। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक को तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, पाई बॉन्ड एक ही है ना। तो सिग्मा प्लस पाई, हर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा फिक्स है, पाई बॉन्ड एक था तीन जगह बट गया। 4/3, 1.33, ये आ गया अपना आंसर। अच्छा हर एक ऑक्सीजन पर कितना, हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, यही बता दो। ऊपर -1 है, तीन ऑक्सीजन है, तो हर एक ऑक्सीजन पर, क्या बात है, टाइप बहुत जल्दी कर लेते हो यार तुम लोग। बहुत खूब, बहुत जल्दी टाइप कर लेते हो। सही आंसर है -1/3। बहुत बढ़िया। या तो तुम लोग को पता चल जाता है कि मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाली हूँ। नहीं देख, NO3 नेगेटिव होता है बेटा, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव होता है। अच्छा है, टीचर से चैटिंग करते रहते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो रफ कर दिया जाए। अच्छा एक चीज और पूछूं, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ डराने की, हो सकता है तुम लोग डर जाओ, हो सकता है ना भी डरो, क्योंकि जनरली कई बच्चे डरे ही नहीं इसको देखकर, मैंने कोशिश तो खूब की थी। अब मुझे बताओ, क्रोमियम ऑक्सीजन, ये कॉर्नर वाले ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं, क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? क्रोमियम कॉर्नर ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बताइए।
चलो भाई आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, सिग्मा प्लस पाई वही मेथड। सिग्मा तो फिक्स है, हर क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा तो है, लेकिन दो पाई बॉन्ड जो है, दो पाई बॉन्ड ये हमने तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दो पाई बॉन्ड हमने तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितना आ रहा है? ठीक, मिश्रा जी सही है। ठीक ठीक, ओके ओके ओके, क्या हुआ? 1.66 आ गया समझ में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछूं मैं तुमको। डाइक्रोमेट आयन में सेम बॉन्ड ऑर्डर वाले कितने बॉन्ड हैं? सेम बॉन्ड ऑर्डर वाले मैक्सिमम मैक्सिमम कितने बॉन्ड है? मैक्सिमम, वो तुमने मिनिमम बता दिया था भाई, वो तुम्हारा आंसर सही था, मिनिमम। ठीक ठीक ठीक, मैक्सिमम 6 बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, आ गया समझ में आपको। अब जरूरत नहीं है एग्जांपल्स की, अब जरूरत नहीं है, कर लोगे तुम लोग। रब कर दो इसको। ये मैंने इसलिए करा दिया कि कभी ऐसे एग्जाम में आ जाए तो घबरा ना जाओ तुम। ऐसा होता है ना, इस टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब निकाल लेना इस टाइप का कुछ भी आए तो। सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स। जैसे दो एटम्स हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई अपन को। अब बॉन्ड लेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगी? ऋषभ, ऋषभ बेटा, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तभी तो पढ़ रहे हैं अपन ये सब, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो अपने पास कितनी सारी बातें हैं करने के लिए। कल अपनी बात हुई थी ना, अगर ये सब एग्जाम में नहीं आ रहा होता तो अपन क्यों पढ़ते, क्यों पढ़ते। चलो ठीक है। हाँ, अब जरा समझना, अब जरा समझना। बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज कॉमन सेंस, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ लेस, कम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल N2O2 कंपेयर कर लो इसमें, N2O2 में कंपेयर कर लो, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी? बिल्कुल कॉमन सेंस बहुत है अपन में। सेकंड, सेकंड, चलो साइज की बात कर लें। साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ, साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। देखो साइज अगर बढ़ा दी जाए तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, ये है ऑर्डर। चलिए आपसे पूछ लो, आप लोग को बुरा लग जाएगा नहीं तो। H2F2, बढ़िया, जिसकी ज्यादा उसकी बता दिया आपने, F2 सही है, सही है। OHCH, जिसकी ज्यादा है उसकी बता दो, बस O लिख दो या C लिख दो, मैं समझ जाऊंगी।
ओके 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 ओके, थोड़ा रुक जाओ, रथ को रोको प्रभु। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज कम होता है, साइज कम होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन तो कॉमन है, साइज हमें चेक करना है कि ऑक्सीजन या कार्बन किसका ज्यादा है। हाँ समझ गए आप लोग, बहुत खूब समझ गए आप लोग। इसलिए मैंने थोड़ा सा विराम दिया था कि थोड़ा रुको भाई, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आंसर दे दो। साइज का तो देखो मैटर कितना जबरदस्त है। हाइड्रोजन इतना छोटा है, बॉन्ड ऑर्डर भले ही इसका एक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर भले ही इसका एक है, तुमको पता है ये बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। N2 के पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है, उसके बावजूद H2 का कम होता है। साइज मैटर्स अलॉट। क्लियर, ध्यान रखना H2 छोटा है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर आता है, थर्ड फैक्टर परसेंट एस, परसेंट एस। अब जरा एक चीज समझना, जैसे आपके सामने आया ये बॉन्ड लेंथ x, ये बॉन्ड लेंथ y, ये बॉन्ड लेंथ z। यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp2 sp। तो ये जो x है ये sp3 ओवरलैपिंग से बना है, ये जो y बॉन्ड है ये sp2 ओवरलैपिंग से बना है, और ये जो z बॉन्ड है ये sp ओवरलैपिंग से बना है। परसेंट एस ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्योंकि परसेंट एस ज्यादा मतलब न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज्यादा। ध्यान देना, न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज्यादा, न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ जेड की होगी, फिर वाई, फिर एक्स। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। रब करूं इसको। अब एक छोटा सा कंसेप्ट इसी पर बेस्ड एक और बता रही हूं मैं आपको। इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल और बता रही हूँ। O2F2 एंड H2O2, बड़ा फेमस एग्जांपल है। एक्स वाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपसे कंपेयर करने को कहा गया है, एक्स और वाई कंपेयर करो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। मैम परसेंटेज एस आपने दोनों सीखे, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ परसेंटेज मतलब जैसे एसपी है ना बेटा, तो यहाँ पर एस का परसेंट ज्यादा है। देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस 50% है, sp2 में s का परसेंटेज 33.33, sp3 में s का परसेंट 25%। तनिष्क, तनिष्क, तन्मय, फ्री में समझा दो रे एक बार, जरा समझ लो। अब जरा ध्यान देना, यहां पर जब सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो, कौन सा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो, जब सेंट्रल एटम से, ध्यान इधर, अब मेरी बात सुनो, आप सारे बच्चे मेरी बात सुनो, ठीक है, आपके आंसर जो भी है ध्यान सुनना। सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड होता है, तो वहां पर परसेंट पी, उस बॉन्ड में परसेंट पी बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, अब दो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। कब है ये पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है जब परसेंट एस शिफ्ट करने की जगह हो। परसेंट पी बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रखे हो
या फिर एक दूसरे टाइप का बॉन्ड हो, जैसे ओ एफ बॉन्ड है और ओ ओ बॉन्ड भी है, तो दो टाइप के बॉन्ड है, तो इसके पास जगह है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर परसेंट एस बढ़ा दिया, लोन पेयर पर परसेंट एस बढ़ा दिया। तो सेंट्रल एटम, फिर से सुनो ध्यान से क्या कह रही हूं मैं, जब सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो, साथ ही साथ सेंट्रल एटम के पास या तो लोन पेयर हो या अलग टाइप का बॉन्ड हो, एक अलग टाइप का, एक दूसरे टाइप का बॉन्ड भी हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो बॉन्ड बनता है वहां परसेंट पी बढ़ जाता है, वहां परसेंट पी बढ़ जाता है। कंडीशन क्या, सेंट्रल एटम के पास या तो लोन पेयर होना चाहिए या एक दूसरे टाइप का बॉन्ड होना चाहिए। उस कंडीशन में परसेंट पी बढ़ जाता है, तो परसेंट पी यहां बढ़ा तो परसेंट एस यहां बढ़ गया। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अटैच्ड एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां पर ऐसा हुआ क्योंकि इस बॉन्ड में परसेंट एस बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो गई, बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो गई। हो सकता है इसको आपने लास्ट ईयर बेंट रूल के नाम से पढ़ा हो, बेंट रूल। मैंने आपको सिंपली बता दिया कि जब सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड हो, साथ ही साथ उसके पास या तो लोन पेयर हो या तो अलग टाइप का बॉन्ड हो, तो परसेंट एस लोन पेयर और दूसरे टाइप के बॉन्ड में शिफ्ट कर देता है, खुद में परसेंट भी बढ़ा लेता है। इसको अपन कहते हैं बेंट रूल। निपटा दीजिए। हाँ, तन्मय सही है, बिल्कुल बढ़ेगा। रब कर दूं? हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एनसीईआरटी उठा के पढ़ना, बॉन्ड लेंथ जितनी दी हुई है ध्यान से देखना उन सब बॉन्ड लेंथ को, ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं उन्हीं के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एडवांस में भी, एडवांस में भी। तो बॉन्ड लेंथ जो भी पढ़ते जा रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग 11th की केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ जो बताई गई है उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सब ध्यान से, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो मुझसे पूछना। थर्ड, बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू टू बॉन्डेड ऑर्बिटल्स या एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स या बॉन्डेड ऑर्बिटल्स, उसको अपन बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब ये कैसे कंपेयर करें, अरे हमारी जिंदगी में अगर आ जाता है कि कंपेयर करो ये बॉन्ड एंगल, दो तीन मॉलिक्यूल पकड़ा दिए जाए, क्योंकि हमारे पास तो ये कंपैरिजन ही आता है, तो ध्यान देना। पहली चीज, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है भाई? पहली चीज, परसेंट एस ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। याद है तुमको एसपी हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री, sp2 120 डिग्री, sp3 109 डिग्री 28 मिनट्स। परसेंट एस ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो कभी सिंपली तुम्हारे जीवन में ऐसा आ जाए कि भाई HgCl
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। तो अब जरा समझना, चलो अब जरा समझते हैं अपन। जैसे हमारे पास है HgCl2, HgCl2 और आपके सामने आ जाए BF3 की, कंपेयर कीजिए बॉन्ड एंगल HgCl2 और BF3 में। तो आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो, या तो इसका शेप निकाल लो, या तो इसका शेप निकाल लो कि यार ये तो लीनियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये लीनियर है। लीनियर मतलब 180 डिग्री। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो या तो डायरेक्ट शेप से निकाल लो, या तो परसेंटेज से निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन शेप अपन पहले निकालना सीख चुके हैं PSCPR से, उसके थ्रू कर लेंगे अपन, उसके थ्रू कर लेंगे ना। चलो अगला, अगला परसेंट एस के बाद सपोज, सपोज ऐसे आपको दो मॉलिक्यूल दे दिए जहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, तब वहां पर इन जनरल, इन जनरल लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। कैसे? चलिए आपसे कंपेयर कर दिया CH4 NH3 H2O, कंपेयर करने को कह दिया। तो अब यहां पर सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, sp3 sp3 sp3। बिल्कुल सही है तनिष्क, बिल्कुल सही है। तो अपन लोन पेयर काउंट कर ले, 0 1 2। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये पता है आप लोगों को, बहुत खूब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लोन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल कम। लेकिन यहाँ पर आप स्पेशली नोट करना, स्पेशली नोट करना, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, अगर किसी सिस्टम में लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 2 आते हैं, चलो जरा याद है तो बताओ शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? बहुत खूब। then species will be linear and bond angle shows its maximum value, its maximum value, that is 180 degree। maximum value 180 डिग्री शो करता है। थर्ड, थर्ड ध्यान धर, ये दो सिंपल। अब थर्ड अपन और सीखते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर भी सेम हो, सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर, तब कैसे डिटरमाइन करेंगे? देन डिटरमाइनिंग फैक्टर, डिटरमाइनिंग फैक्टर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस तरीके से? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दो। सपोज, suppose electronegativity of A is more than B। ध्यान इधर, ध्यान इधर। अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है तो होगा क्या? अरे होगा वही जो होता आया है, A अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। ए ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल किया, भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी।
और अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, रिपल्शन भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिपल करते हैं। रिपल्शन बढ़ेगा तो एंगल विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड, देन थीटा विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेड। बात समझ में आई? कॉमन सेंस है। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, ए ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लिया, अपनी तरफ पुल किया, रिपल्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर गए, थीटा बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। और इन द सेम मैनर आपको ये समझाया जा सकता है सपोज, सपोज ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए। अब यहां पर, अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा हो गई तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे बी की तरफ। ए के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, रिपल्शन भी कम, पास पास आ जाएंगे। देन थीटा विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे लेसर वैल्यू मिलेगी हमको। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां पर रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन नहीं तो ये पास पास आ गए। क्लियर? क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके। चलो जरा कंपेयर करो, चलो जरा कंपेयर करो। NH3PH3, बॉन्ड एंगल कहाँ ज्यादा होगा? विकास, प्रियांशु, तनिष्क, दानिश, गर्व, यशराज। मैक्सिमम बच्चों के सही आंसर हैं, दो तीन को छोड़कर। NH3 का ज्यादा होगा प्रभु, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींच लेगा अपनी तरफ तो बॉन्ड एंगल विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड। चलिए एक और पूछती हूँ। अब एक काम करती हूँ, अभी मैंने सेंट्रल एटम चेंज किए हैं, अब सेंट्रल एटम चेंज ना करके अटैच्ड एलिमेंट चेंज कर देती हूँ। H2OF2। इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। गर्व, प्रियांशु, हर्षल, स्मिता, तनिष्क, इस बार कोई भी गलत नहीं है, सारे बच्चे सही हैं, सारे बच्चे सही हैं। H2O में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। OF2 में फ्लोरीन खींच लेगा अपनी तरफ, फ्लोरीन खींच लेगा तो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड। चलो एक एग्जांपल और, PF3 PCl3, कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? क्या बात है, इस बार भी आंसर सही आए हैं। PCl3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि F तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच लेगा अपनी तरफ, वो अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो फास्फोरस के आसपास रिपल्शन कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
ठीक, फोर्थ फैक्टर इफेक्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कॉमन सेंस की बात है, इसमें तुम आराम से आंसर दे दोगे, आराम से। एक्स वाई, थीटा 1 थीटा 2। अब यहाँ पर जो थीटा 1 है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, और जो थीटा 2 है वो सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है। कौन सा रिपल्शन ज्यादा होगा, थीटा 1 में या थीटा 2 में, 1 या 2? ज्यादा रिपल्शन कहाँ, 1। बस यही बताना था मुझे, और कुछ है ही नहीं इसमें, और कुछ है ही नहीं इसमें। फिफ्थ, स्टेरिक इफेक्ट। भाई साहब, जहां स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है वहां पे बाकी सब इफेक्ट गायब हो जाते हैं। जहां स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है ना, बाकी सबकी वाट लग जाती है वहां पर। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है अगर अटैच्ड ग्रुप का साइज बड़ा हो, अटैच्ड ग्रुप का साइज बड़ा हो, तो काहे का हाइब्रिडाइजेशन, काहे का क्या, इतना रिपल करते हैं ना, एक दूसरे को दूर दूर चले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रही हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, अभी बनाया था ना अपन ने ये इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हमको sp3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, sp3। बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109 से कम आना चाहिए, लेकिन ये अटैच्ड ग्रुप इतना बड़ा है, ये बॉन्ड एंगल लगभग लगभग 126 डिग्री आता है, 126 डिग्री आता है। सब खत्म हो जाता है बेटा, इतना बड़ा ग्रुप अटैच है ना, तो एक दूसरे को रिपल करता है, जोर से रिपल करता है, दूर दूर चले जाते हैं। तो ये बॉन्ड एंगल 126 के आसपास है। कंपैरिजन करा देते हैं एक दो और। H2O, जैसे ऐसा बना दूं ज्यादा क्लियर हो जाएगा, H डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, C2H5, C2H5, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, बस ये बता रही थी स्टेरिक इफेक्ट यही होता है, अटैच्ड ग्रुप बड़ा हो तो बाकी सब इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एकदम सही है। रब कर दूं इसको, पीसीएल, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा आएगा, दोनों इफेक्ट आएंगे उसमें। पीसीएल3 में जो मैंने कंपेयर किया था ना, दोनों इफेक्ट आएंगे। रब कर दूं, रब कर दूं ये, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स ऑफ, इन हाइड्राइड्स ऑफ 15th एंड 16th ग्रुप, 15th और 16th ग्रुप के हाइड्राइड में अपन बॉन्ड एंगल चेक कर रहे हैं। हमने देखा कि NH3 का लगभग 107 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है।
एक लोन पेयर आ गया तो 109 से थोड़ा सा कम हो गया, 109 से। इसका अप्रोक्सीमेट 104 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। 93.5, 92, 91 डिग्री, 92, 91, 90 डिग्री। ध्यान दो यार, इनका तो ठीक है, इनका तो ठीक है, 109 के आसपास ही है, 109 के आसपास ही है। इनके एंगल तो 90 डिग्री के आसपास है। ये जो एंगल आ रहे हैं ये तो 90 डिग्री के आसपास आ रहे हैं। तो 90 डिग्री के आसपास, ऐसा तो नहीं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो बॉन्डिंग में, तभी तो 90 डिग्री के आसपास वैल्यू आ रही है। 90 डिग्री के आसपास 16th के बाद क्या लिखा आपने, ग्रुप? अरे रे, मेरी यादें सही करवा दोगे तुम लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को। शॉर्ट में लिख देती हूँ कभी कभार, ग्रुप जीपी, ठीक है। अब जरा ध्यान इधर, अब जरा ध्यान इधर। देखो यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ मैंने कहा कि ऐसा सोचा लोगों ने कि यार यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आ रहे हैं, 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड हमारे ऑर्बिटल्स हैं, उनके पास आके जो अपना हाइड्रोजन है वो ओवरलैपिंग कर रहा हो, तभी तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आ रहे हैं। तो पता है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो लोगों के दिमाग में ये आया कि अगर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता तो बॉन्ड एंगल 109 के आसपास आना चाहिए, लेकिन चूंकि 90 के आसपास वैल्यूज आ रही हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही ना हो। बात आ रही है समझ में? प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हो बॉन्डिंग में, प्योर पी ऑर्बिटल, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही हो। हाइड्रोजन आया, ओवरलैपिंग कर ली, हाइड्रोजन आया, ओवरलैपिंग कर ली, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। जब ऐसा सोचा गया तब एक नया रूल बनाया गया कि हाँ यार सही बात है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। तो एक रूल बनाया गया, उसको अपन कहते हैं ड्रैगोज रूल। क्या कहते हैं? ड्रैगोज रूल। इसमें क्या बताया गया, इसमें सिंपल बताया गया कि भाई एटॉमिक नंबर 15 अबव, अगर हमारे सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 15 या उससे ज्यादा होता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन केवल केवल उन एलिमेंट के साथ शो करता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे ज्यादा हो, कम वालों के साथ नहीं। तनिष्क, क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? बोर्ड क्लियर है? ध्यान से देख लो। तो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब चेक करो, क्लियर है? नोट कर लेना बातें, नोट कर लेना। काफी सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे, दो बच्चों का नो भी आया है मेरे पास। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो और वो बात नोट कर लेना। क्या कहा मैंने? सिंपल, सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 15 या उससे ज्यादा, एटॉमिक नंबर 15 और उससे ज्यादा वाला सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 15 या उससे ज्यादा हो, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कब शो करता है? केवल तब शो करता है जब अटैच्ड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे ज्यादा हो। कम वालों के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। शो hybridization, show hybridization when
electronegativity of attached element should be greater or equal to 2.5 या उससे ज्यादा हो। मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। यहाँ चूंकि प्योर पी ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन बेचारे की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है तुम लोगों को? 2.1 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। ठीक प्रियांशु? तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो सपोज आपसे पूछ लिया गया फॉर एग्जांपल PF3, PCl3 और PH3, चलो बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। इसको मैंने लिख दिया ABC, किसका सबसे ज्यादा होगा? किसका सबसे ज्यादा होगा? A, B या C? बहुत खूब। उसके बाद सही, और सबसे कम C, क्योंकि इन भाई साहब का तो 90 डिग्री के आसपास है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। ये तो फिर भी 109 के आसपास जाएंगे, लेकिन इसका सबसे कम होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। बॉन्ड एंगल खत्म, आज की क्लास भी खत्म। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मोमेंट। बाय बेटा बाय। एंड कर दूं ना अब वेबिनार? नोट कर लिया अपन ने? ओके ओके ओके, खुश रहो। ओके बेटा, ओके ओके। तनिष्क, कम से कम 3 क्लास और लगेंगी मुझे, 3 से 4 क्लास लगेंगी केमिकल बॉन्डिंग खत्म करने में। इस वीक में भी 2 क्लास और हैं अपनी, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा। ओके बेटा, ओके, बाय बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। खुश रहो बेटा, खुश रहो।